हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। IBPS PO मेंस 2022 मोस्ट लाइकली 26 नवंबर को होने वाला है। आप सभी लोगों ने अब तक ये तो देख ही लिया होगा कि आपके प्रीलिम्स में कितने अटेम्प्ट्स हुए हैं एंड उसके अकॉर्डिंग आपने आइडिया लगा लिया होगा कि आपका प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। अगर आप गुड अटेम्प्ट्स के आसपास भी हैं तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आपको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए बिना टाइम वेस्ट करे। अगर आप ये सोचते हो भी कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद पढ़ेंगे तो आपके पास इनफ टाइम नहीं बचेगा और तब आपकी मेंस की तैयारी नहीं हो पाएगी। अगर आप गुड अटेम्प्ट्स के आसपास हो तो आपको मेंस की तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कंप्लीट स्ट्रैटेजी IBPS PO मेंस के लिए। इस स्ट्रैटेजी को आपको एक्जैक्टली जैसे मैं बताऊंगा वैसे फॉलो करना है एंड एग्जाम आने तक आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो गई होगी एंड आप डेफिनेटली इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। स्ट्रैटेजी स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें एंड नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम पैटर्न बता देता हूँ जो मेंस में होने वाला है। रीजनिंग होगी आपकी 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स और इसमें आपको 60 मिनट्स मिलेंगे। इंग्लिश होगी 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 40 मिनट्स मिलेंगे। इसके बाद डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होगा जो कि आपका मैथ्स हो गया। 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स और इसमें आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। और इसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस जिसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 35 मिनट्स का टाइम आपको मिलेगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट खत्म होते ही आपका एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी शुरू होगा जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे, एक एसे राइटिंग और एक लेटर राइटिंग। इसमें आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा और ये टोटल 25 मार्क्स के होंगे दोनों क्वेश्चंस मिला के। लेटर राइटिंग जो होता है वो 10 मार्क्स का होता है और जो एसे राइटिंग होता है वो 15 मार्क्स का होता है। तो PO मेंस का पेपर कुछ ऐसा आता है। और अब हम बात कर लेते हैं कि इस बार आपको कैसे तैयारी करनी है जिससे कि आप बिल्कुल तैयार हो जाओ इस एग्जाम के लिए। तो मैं ये स्ट्रैटेजी आपको सेक्शन वाइज बताऊंगा। सबसे पहले शुरू करते हैं रीजनिंग से। अब जो ये रीजनिंग की स्ट्रैटेजी रहने वाली है ये डे वाइज रहने वाली है। तो मैं आपको डे 1 से डे 10 तक बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको हर रोज 2 पजल करनी है और 2 सीटिंग अरेंजमेंट करनी है। डिफरेंट टाइप की करनी है। दोनों पजल अलग अलग टाइप की होनी चाहिए और दोनों सीटिंग अरेंजमेंट भी अलग टाइप की होनी चाहिए। ये आपको हर रोज करना है अगले 10 दिन तक। और जितनी भी आप पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट करोगे वो आपकी 2, 3, 4 वेरिएबल की होनी चाहिए, मतलब मेंस लेवल की। 2 सेट करने हैं इनपुट आउटपुट के हर रोज। इनपुट आउटपुट भी अलग अलग टाइप का होता है। कुछ अल्फा न्यूमेरिक होता है, कुछ सिर्फ अल्फाबेट्स का होता है, कुछ सिर्फ नंबर्स का होता है। तो आपको सारे टाइप के इनपुट आउटपुट भी प्रैक्टिस करने हैं हर रोज 2 सेट। इसके साथ लास्ट ईयर के एग्जाम में रिवर्स सिलॉग्स आए थे तो आपको सिलॉग्स प्लस रिवर्स सिलॉग्स की भी प्रैक्टिस करनी है। कोशिश करना कि हर रोज आप 10 से 15 क्वेश्चन तो कर ही लो। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पता होगा रिवर्स सिलॉग्स क्या होता है। यूजुअली सिलॉग्स में क्या होता है, स्टेटमेंट दी होती है और ऑप्शंस में कंक्लूजन दिए होते हैं, लेकिन रिवर्स सिलॉग्स में उल्टा होता है। कंक्लूजन आपको दिया होता है क्वेश्चन में और जो स्टेटमेंट होती है वो आपको आंसर में ढूंढनी पड़ती है। तो इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसका एक बार कंसेप्ट सीख लेना, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करना, तो ही आप ये कर पाओगे। इसके साथ आपको करनी है डेटा सफिशिएंसी और इनइक्वालिटी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। डेटा सफिशिएंसी के केस में 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेना और इनइक्वालिटी के केस में कोडेड इनइक्वालिटी भी प्रैक्टिस कर लेना। तो जितना भी हाई लेवल जा सकता है उतना आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन सेंस। पिछले साल के पेपर में कोडेड डायरेक्शन सेंस आई थी और एक ब्लड रिलेशन आई थी जो सीटिंग अरेंजमेंट के साथ थी। मतलब एक सीटिंग अरेंजमेंट थी जिसमें 7-8 लोग बैठे थे और वो सारे रिलेटेड भी थे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इसलिए ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन सेंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग आप हर रोज एक सेट कर लेना अगले 10 दिन तक। और मेंस के एग्जाम में वर्बल रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आते हैं तो आपको वर्बल रीजनिंग के भी प्रैक्टिस करनी है हर रोज 10 क्वेश्चंस। पहले आप 1-2 दिन लगा लेना, उसके कंसेप्ट सीख लेना कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड उसके बाद आप उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। हर रोज आपको 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और वर्बल रीजनिंग में भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कुछ कॉज एंड इफेक्ट के होते हैं, कुछ इन्फ्रेंस बेस्ड होते हैं। तो आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो ये तो हो गया पूरा टॉपिक वाइज। और इसके साथ आपको हर रोज एक सेक्शन मॉक करना ही करना है। जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं करोगे तब तक आपको एग्जाम में बैठने का प्रेशर फील नहीं होगा। तो इसलिए अगर अभी से आदत डालोगे तब जाके एग्जाम डे तक आप कॉन्फिडेंट फील करोगे उस एग्जाम के लिए। तो इसीलिए आपको हर रोज एक सेक्शन मॉक तो करना ही करना है रीजनिंग सेक्शन में। ये पूरा प्लान है पहले 10 दिन का। इसके बाद देख लेते हैं डे 11 से डे 20 तक आपको क्या करना है। तो जब आप पहले 10 दिन में प्रैक्टिस करोगे सारी चीजों की, आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं, क्या ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनके आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन जो आपके वीक टॉपिक्स हैं आपको उन पे काम करना पड़ेगा। जैसे कोई पर्टिकुलर टाइप की पजल या सीटिंग अरेंजमेंट है जो आपसे नहीं हो पाती, तो आप उसके कंसेप्ट दोबारा सीखो, उसकी दोबारा से प्रैक्टिस करो। जब आप अपने वीक एरियाज को कवर करने की कोशिश करोगे तो टाइम पे ज्यादा ध्यान मत देना। आपका फोकस रहना चाहिए कि आपको कंसेप्ट पूरा आ जाए और अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ रहे हो तो आपसे वो एंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ऐसा नहीं करना कि 5 मिनट ट्राई करा और वो क्वेश्चन नहीं हुआ तो उसको छोड़ दिया। मेंस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लग सकता है, तो आपको ध्यान देना एक्यूरेसी पे और इस चीज पे ध्यान देना कि क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। तो डे 1 से डे 10 तक सेक्शन मॉक तो था ही। अब डे 11 से डे 20 तक में सेक्शन मॉक के साथ साथ एक फुल लेंथ मॉक भी आपको करना ही है। और जहां जहां पे मैं मॉक करने को बोल रहा हूँ, सेक्शनल हो या फुल लेंथ, उसका एनालिसिस करना है, ये मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। आपको एनालिसिस करना ही पड़ेगा। जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि कौन से टॉपिक्स में आप वीक हो, कौन से टॉपिक्स में आप स्ट्रॉन्ग हो,
कौन से टॉपिक्स में आप गलतियां कर रहे हो। तो जब भी आप मॉक करो सेक्शनल या फुल लेंथ, आपको उसका एनालिसिस करना है मॉक करने के बाद, एंड उसके बाद देखना है कि कौन से टॉपिक्स आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और कौन सी सिली मिस्टेक्स हैं जो आप रिपीट कर रहे हो और उसको आपको अगले मॉक्स में नहीं रिपीट करना। इसके बाद रीजनिंग के डे 21 से लास्ट डे तक, मतलब एग्जाम डे से पिछले दिन तक आपको क्या करना है, आपको अपने सारे वीक टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओ आप करनी है। डे 11 से डे 20 तक हमने ध्यान दिया था वीक टॉपिक्स को कवर करने में, मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिनमें आपके कंसेप्ट थोड़े वीक थे तो आपको वो कवर करने थे। लेकिन डे 21 से एग्जाम डे तक आपको उन वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, उनकी प्रैक्टिस करके बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है जितनी आप कर पाओ, एंड कोशिश करनी है कि प्रैक्टिस में आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पे फिक्स ना रहो। मतलब अगर आप पजल करने बैठे तो आपने पूरा दिन पजल में निकाल दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। उस हिसाब से अपना टाइम डिवाइड करना है कि जो टॉपिक स्ट्रॉन्ग है उसको कम टाइम और जो टॉपिक वीक है उसको ज्यादा टाइम। इसके साथ एक सेक्शनल मॉक और एक फुल लेंथ मॉक करना ही करना है डे 21 से एग्जाम डे तक भी। ये आपका पूरा प्लान रहेगा रीजनिंग का। मैं फिर से बात रिपीट कर देता हूँ, आपका फोकस रहना चाहिए कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाए, आपका फोकस रहना चाहिए कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जब आप एग्जाम में जाओ तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्वेश्चन उठा रहे हो और आपको सॉल्व करना ही नहीं आता। तो इसीलिए अपने कंसेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान देना है, अप्रोच बिल्डिंग पे ध्यान देना है, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की। इसमें आपको हर रोज 2 DI करनी है, दोनों जो है अरिथमेटिक बेस्ड होनी चाहिए और दोनों मेंस लेवल की होनी चाहिए। प्री लेवल की DI बिल्कुल मत करना, कोई फायदा नहीं होगा। मेंस लेवल की DI उठानी है, दोनों अलग अलग अरिथमेटिक टॉपिक्स की। ऐसे करके जब आप 10 दिन तक DI करोगे तो हर रोज आप जो DI उठाओगे वो अलग अलग टॉपिक की होनी चाहिए। जैसे आपने एक दिन में एक DI प्रॉफिट लॉस की उठाई, दूसरी DI CASA की उठाई, तो जब सेकंड डे आप DI करोगे तो उसमें एक DI आप स्पीड टाइम डिस्टेंस की उठा सकते हो और दूसरी DI टाइम एंड वर्क की उठा सकते हो। ऐसे करके आपको सारे टॉपिक्स कवर करने हैं अरिथमेटिक के, और सारे टाइप की DI आपको प्रैक्टिस करनी है। हर रोज 2 DI एटलीस्ट करनी ही करनी है। इसके साथ आपको हर रोज 10 क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी करनी है हाई लेवल, 10 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड 10 क्वेश्चन नंबर सीरीज। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो हाई लेवल आता है जिसमें फैक्टर्स बनाने थोड़े मुश्किल होते हैं, तो इसलिए आपको मेंस लेवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रैक्टिस करनी है। अब क्वांट्स के केस में सबसे ज्यादा वेटेज होती है अरिथमेटिक की, जैसे DI में भी अरिथमेटिक पे ही क्वेश्चंस आते हैं और अरिथमेटिक के अलग से भी क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं आपको लास्ट ईयर का बताऊं तो लास्ट ईयर अराउंड 10 क्वेश्चंस थे अरिथमेटिक पे डायरेक्ट और अराउंड 20 क्वेश्चंस थे DI के, मतलब 4 सेट, और वो चारों सेट अरिथमेटिक पे ही बेस्ड थे। तो आप टोटल करेंगे तो 30 क्वेश्चंस जो होते हैं वो अरिथमेटिक पे ही बेस्ड आते हैं। मैं आपको 6 टॉपिक्स बता रहा हूँ, ये 6 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 6 टॉपिक्स को आपको शफल करते रहना 10 दिन में। अब वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, कौन सा टॉपिक वीक है। किसी का रेशियो परसेंटेज बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उसको 1 दिन देना, किसी का स्पीड टाइम डिस्टेंस वीक है तो उसको 2 दिन देना। इस तरह से आपको 10 दिन में सारे टॉपिक्स कवर करने हैं और सारे टॉपिक्स के कंसेप्ट एक बार देख के हाई लेवल क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, जितने कर पाओ 1 दिन में। जो 6-7 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है स्पीड टाइम डिस्टेंस, टाइम एट वर्क, CISI, प्रॉफिट लॉस, रेशियो परसेंटेज पार्टनरशिप, और इसके अलावा मेंसुरेशन एंड मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चंस आने के भी चांसेस हैं। तो अगर आप इनको टाइम दे सकते हो तो जरूर देना, अगर नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन जो बाकी टॉपिक्स मैंने बताए हैं उनको आपको टाइम देना पड़ेगा। उन्हीं टॉपिक्स पे बेस ज्यादातर अरिथमेटिक के क्वेश्चंस आते हैं और उन्हीं टॉपिक्स पे बेस DI भी आती है। ये सारी प्रैक्टिस के साथ साथ आपको एक सेक्शन टेस्ट तो हर रोज करना ही करना है, और जब भी सेक्शन टेस्ट करोगे उसका एनालिसिस जरूर करना है। उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि कौन से आपके वीक पॉइंट्स हैं और तभी आप उन वीक पॉइंट्स पे काम कर पाओगे। अब आ जाते हैं डे 11 से डे 20 तक। आपको सबसे पहले तो अपने वीक एरियाज कवर करने हैं जो आपने पिछले 10 दिन में एनालाइज कर लिए होंगे। इसके साथ हर रोज आपको 3 DI करनी है, तीनों अलग टाइप की DI होनी चाहिए, तीनों अलग अलग टॉपिक पे बेस्ड होनी चाहिए, और इसके साथ आपको हर रोज अरिथमेटिक की प्रैक्टिस करनी है। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इस टाइम पे डे 11 से डे 20 तक, उतना ही ज्यादा आपके कंसेप्ट और क्लियर होते जाएंगे, उतना ही ज्यादा आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने आ जाएंगे। तो इस टाइम पे पूरा ध्यान देना है अपने वीक एरियाज पे, और इसके साथ एक सेक्शन मॉक और एक फुल लेंथ मॉक, तो जैसे मैंने पहले बताया था रीजनिंग के केस में, तो फुल लेंथ मॉक एक ही करना है, उसमें सारे सेक्शंस कवर हो जाएंगे, लेकिन इसके अलावा एक सेक्शन मॉक भी करना ही करना है, और इन सारे मॉक्स का एनालिसिस आपको करना जरूरी है जैसे मैंने पहले बताया। अब आ जाते हैं डे 21 से एग्जाम डे तक क्या करना है। तो हर रोज एक सेक्शन टेस्ट करना ही करना है, एक फुल लेंथ मॉक करना है, इसके साथ 2 DI अलग से, दोनों अलग अलग टॉपिक्स की, और 10 क्वेश्चन अरिथमेटिक के हर रोज। जो 10 क्वेश्चन अरिथमेटिक में बता रहा हूँ ये आप चूज कर सकते हो उस दिन कौन से टॉपिक को करना है। ऐसे करके हर रोज आप टॉपिक शफल कर सकते हो। जिस टॉपिक में आपको ज्यादा प्रॉब्लम आती है उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दे सकते हो, जिसमें थोड़ी कम प्रॉब्लम आती है उसको कम टाइम दे सकते हो। तो ये आपका पूरा प्लान रहेगा डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के केस में एग्जाम डे तक। अब आ जाते हैं इंग्लिश पे। सबसे पहले तो इंग्लिश में एक चीज कॉमन रहेगी अब से लेके एग्जाम डे तक, और वो है रीडिंग एडिटोरियल। आपको अब से लेके एग्जाम डे तक 30 मिनट्स हर रोज एडिटोरियल पढ़ना है और लाउड रीडिंग करनी है। तो ये तो फिक्स हो गया कि आपको रीडिंग हर रोज करनी है। अब डे 1 से डे 10 तक क्या करना है वो बता देता हूँ। 2 RC करनी है मेंस लेवल की, एक सेक्शन टेस्ट करना है हर रोज। इसके अलावा जो मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं, फिलर्स, पैराजम्बल्स, फ्रेज रिप्लेसमेंट, सेंटेंस करेक्शन, वर्ड रिप्लेसमेंट एक्सेट्रा, इस तरह के मिसलेनियस टॉपिक्स 6-7 टॉपिक्स हैं टोटल। अब आपको इन 10 दिन में इन 6-7 टॉपिक्स को शफल करना है, जैसे आप अरिथमेटिक के केस में कर रहे थे वैसे इन टॉपिक्स को भी शफल करना है।
हर रोज एक पर्टिकुलर टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है और कोशिश करनी है कि आप हर टॉपिक के 30 to 40 क्वेश्चंस एक दिन में करो। जब आप एक दिन में 30-40 क्वेश्चंस करोगे तभी आपको इन टॉपिक्स पे कॉन्फिडेंस आएगा। अब ये भी डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है। जो टॉपिक आपको ईजी लगता है उसमें आपको कम टाइम देना है, जो आपको थोड़ा मुश्किल लगता है उसमें आपको थोड़ा ज्यादा टाइम देना है। ये सब तो हो गया इंग्लिश ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए, लेकिन इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑनलाइन अगर आप सर्च करोगे तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी 20 टॉपिक्स की। जो 20 टॉपिक्स इस बार IBPS PO मेंस के हिसाब से एसए के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन 20 टॉपिक्स में से आपको हर रोज 2 टॉपिक रीड करने हैं। आप गूगल पे सर्च करोगे टॉपिक का नाम, टॉपिक के नाम के नीचे आपको एसे मिल जाएगा, पूरा आर्टिकल मिल जाएगा। उस एसे को आपको रीड करना है और एक दिन में आपको 2 एसे रीड करने हैं। इस तरह से 10 दिन में आपके पूरे 20 टॉपिक कवर हो गए होंगे। आपने 20 टॉपिक एक बार रीड कर लिए होंगे एटलीस्ट, तो आपको सारे टॉपिक्स का आइडिया लग चुका होगा। और साथ ही साथ मैंने आपको बोला था कि आपको एडिटोरियल हर रोज रीड करना है। तो जब आप एडिटोरियल रीड करोगे तो उसमें भी वो करंट टॉपिक्स के ही बारे में दिया होता है, तो वो भी आपके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में बहुत हेल्प करेगा। इसके बाद इंग्लिश में डे 11 से एग्जाम डे तक, यहाँ पे डे 20 तक नहीं है, डे 11 से एग्जाम डे तक आपको एक ही रूटीन फॉलो करना है। एक सेक्शन टेस्ट, एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट। इसके साथ अपने वीक एरियाज पे काम करना है जितना हो पाए। जो टॉपिक्स मिसलेनियस टॉपिक्स में से आपके वीक हैं उन पे आपको ज्यादा टाइम देना है, जो आपके स्ट्रॉन्ग है उनको थोड़ा कम टाइम देना है। हर रोज एक आरसी करनी है। और इसके साथ ताकि आपकी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की भी प्रैक्टिस हो जाए तो आपको हर रोज एक लेटर और एक ऐसे टाइप करना है। ये आपको पक्का करना पड़ेगा डे 11 से एग्जाम डे तक, तभी जाके आप डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए रेडी हो पाओगे। तो हर रोज आपको एक ऐसे और एक लेटर टाइप जरूर करना है और टाइमिंग रखना है बिल्कुल। स्टॉप वॉच लगाना 30 मिनट्स की। कोई भी एक टॉपिक उठा लेना ऐसे का, कोई भी एक टॉपिक उठा लेना लेटर का। और लेटर भी आप ऑल्टरनेट डे पे स्विच कर सकते हो। एक दिन आपने इनफॉर्मल टाइप का लिख लिया, एक दिन आपको फॉर्मल टाइप का लिखना है। इस तरह से आपकी सारे टाइप की प्रैक्टिस हो जाएगी। लेटर के भी जैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी आपने प्रैक्टिस कर लिए होंगे। और ऐसे के जो 20 टॉपिक्स आपने जो पहले रीड करे थे उन्हीं टॉपिक्स पे आपको ऐसे लिखने हैं। एंड लिखने के बाद आपको ये मैच करना पड़ेगा कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो ऐसे में दिए हुए थे लेकिन आपने अपने ऐसे में नहीं लिखे, तो वो आप ध्यान रख पाओगे ताकि जब रियल एग्जाम में वैसे ही टॉपिक्स आए तो आप उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरूर लिख पाओ। इस तरह से आपकी इंग्लिश भी कवर हो जाएगी। अब लास्ट सेक्शन बच जाता है जनरल अवेयरनेस का। अगर आप जनरल अवेयरनेस पहले से पढ़ते आए हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने पहले से नहीं पढ़ी है तो मैं आपको यही बोलूंगा एटलीस्ट आपको अगस्त से लेकर नवंबर तक की जीए आनी चाहिए, मतलब 4 महीने। अभी 4 महीने की जीए किस तरह से कवर करनी है वो आपको बता देता हूँ। अभी अक्टूबर चल रहा है तो आपको एक चीज फिक्स करनी है कि अभी से लेके एग्जाम डे तक आप डेली जीए तो पढ़ोगे। जो अभी आने वाले दिन है उनकी जीए आपको डेली के डेली कवर करनी है। और कहाँ से करनी है, अफेयर्स क्लब की जो डेली पीडीएफ आती है वहां से। और डेली पीडीएफ करने के बाद जो डेली एमसीक्यू वाली पीडीएफ आती है उसको भी आपको रीड करना है। इस तरह से आपकी अभी से लेके एग्जाम डे तक की जीए तो पक्की हो जाएगी। इसके बाद बच गया हमारा अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। अभी अक्टूबर में जितने दिन बचे हैं इनमें आपको अक्टूबर की डेली पीडीएफ शुरू करनी है 1 अक्टूबर से लेके। तो 1 अक्टूबर से आपको डेली पीडीएफ उठानी है अफेयर्स क्लाउड की ही, और डेली पीडीएफ करने के साथ साथ उसके एमसीक्यू करने हैं। इस तरह से आपको डेली पीडीएफ से अक्टूबर खत्म करना है। तो जब तक अक्टूबर खत्म होगा तब आप अक्टूबर पूरा कर चुके होंगे डेली पीडीएफ से, एमसीक्यू से। इसके बाद जब नवंबर स्टार्ट होगा तो आपको 4 से 5 दिन लगाने हैं सितंबर की मंथली पीडीएफ कवर करने में। अब जो मंथली पीडीएफ है वो भी आपको अफेयर्स क्लाउड की उठानी है और कंप्लीट पीडीएफ उठानी है, पॉकेट पीडीएफ नहीं उठानी। 4 से 5 दिन में आपको मंथली पीडीएफ कवर करनी है। 1-2 दिन में एमसीक्यू वाली पीडीएफ कवर करनी है। उसके बाद अगले 4-5 दिन में आपको अगस्त की मंथली पीडीएफ कवर करनी है और 1-2 दिन में एमसीक्यू वाली पीडीएफ। इस तरह से नवंबर के 10-12 दिन तक आपने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर पूरा कवर कर लिया होगा। और जो नवंबर है वो आपको डेली के डेली रीड करना है और नवंबर की भी आपको वीकली बेसिस पे रिवीजन करनी है। मतलब अगर आपने 6 दिन डेली पीडीएफ रीड करी तो 7वें दिन आपको पिछले 6 दिन रिवाइज करने हैं। ऐसे करके आपको नवंबर की भी रिवीजन कंप्लीट करनी है। अब इस तरह से आपने 2 बार रीडिंग कर ली होगी, एक बार फुल पीडीएफ से और एक बार एमसीक्यू से। तो आपका एम रहना चाहिए कि एग्जाम डे तक आप ये सारे मंथ्स अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 4 महीनों को एटलीस्ट 3 बार रीड कर लो। अब वो आपके ऊपर है कि आप कितनी जल्दी कर पाते हो और कितना ज्यादा रिटेन कर पाते हो, क्योंकि जितना ज्यादा आप रिटेन करोगे, जितना ज्यादा आप अच्छे से पढ़ोगे, उतना ही अच्छे से आप जीए में स्कोर कर पाओगे। काफी लोगों को ये लग रहा होगा कि जीए की वेटेज बाकी सब्जेक्ट से कम है तो जीए में कम टाइम देते हैं। मैं आपको ये चीज बहुत क्लियरली बता देता हूँ। लास्ट ईयर की अगर आप जाके मेंस में जीए की कट ऑफ देखोगे, सेक्शनल कट ऑफ, तो वो थी 3.75 या 4 मार्क्स के अराउंड। तो जब 4 मार्क्स के अराउंड सेक्शनल कट ऑफ जा रही है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि जीए कितनी टफ आई थी। तो जो लोग डिटेल में जीए पढ़ के गए थे वो लोग 15-20 मार्क्स के अराउंड ला पाए होंगे या उससे ज्यादा भी ला पाए होंगे। एंड वही लोग थे जो बाकी सबसे आगे निकल गए थे। जिन लोगों ने जीए अच्छे से नहीं पढ़ी थी वो 5-6 मार्क्स पे ही रह गए थे और कुछ लोग तो सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाए थे। तो इसलिए जीए की वेटेज कितनी हो, लेकिन जीए की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि कॉन्ट्स, रीजनिंग, इंग्लिश का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा के दे दिया जाए, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया जाए और आपसे क्वेश्चन बहुत कम सॉल्व हो। लेकिन अगर आप जीए बहुत अच्छे से पढ़ के गए होगे तो आप जीए में वो एडवांटेज ले लोगे। कुछ लोगों को ये डाउट आ सकता है कि जीए किस तरह से कवर करनी है। तो जीए कवर करने को लेके मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, मैं उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस वीडियो को देख लेना और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से आपको जीए रीड करनी है, किस तरह से नोट्स बनाने हैं और फिर किस तरह से उसकी रिवीजन करनी है। तो ये थी कंप्लीट स्ट्रैटेजी IBPS PO मेंस के लिए। लास्ट में मैं एक बात बोलना चाहूंगा
कि जब भी आप प्रैक्टिस करोगे आपको पूरा फोकस रखना है अपनी एक्यूरेसी पे, क्योंकि ये मेंस का एग्जाम है, इसमें स्पीड का ज़्यादा रोल नहीं रहता। अगर आप डिसेंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस भी कर लेते हो लेकिन वो सारे सही करते हो तो आपका डेफिनेटली मेंस क्वालिफाई होगा। इंस्टेड कि आप सारे क्वेश्चन करने के चक्कर में या ज़्यादा क्वेश्चन करने के चक्कर में जितने कर रहे हो वो भी गलत कर दो। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है, एक्यूरेसी पे पूरा ध्यान देना है, कंसेप्ट अपने इंप्रूव करने हैं और मेंस लेवल क्वेश्चन से डरना नहीं है, क्योंकि कई लोग होंगे जो अभी तक डरते होंगे मेंस लेवल क्वेश्चन से, लेकिन जब तक आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको डर लगेगा। एक बार आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए तो आपको डर लगना बंद हो जाएगा। तो इसलिए आपको मेंस लेवल क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और इस पूरी स्ट्रैटेजी को अभी से लेकर एग्जाम डे तक बहुत अच्छे से फॉलो करना है, क्योंकि जो आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे होने वाला है। इंटरव्यू का हम अभी कुछ नहीं कहेंगे, इंटरव्यू बाद में होगा। तो अभी हम पूरा ध्यान रखेंगे मेंस का। मेंस में हम जितने ज़्यादा मार्क्स ला पाएंगे उतना ज़्यादा हमें एडवांटेज होगा फाइनल सिलेक्शन में। तो इसलिए पूरी कोशिश करनी है कि मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स आ पाएं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें एंड अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।